नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जिनमें हम सभी लोग मिलकर के आपस में विधि से संबंधित नित्य प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से संबंधित चर्चा करते हैं और साथ ही साथ संविधान और अन्य जो भी हमारे भारत में प्रमुख विधियां हैं उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसके दार्शनिक महत्व को लेकर के चर्चा के विषय में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, छोटी सी प्रार्थना है कि आप अगर अभी तक हमारे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की फर्दर अपडेट सीधे आप तक मिलती रहे। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आज चर्चा करनी है और जैसा कि इससे पहले कि मैं आपको और चर्चा प्रारंभ करूं, आपको इतना बता देना आवश्यक है कि कोई भी चीज़ जब कोडिफाइड की जाती है, कोई भी चीज़ जब लिखी जाती है, तो उसकी जो प्रस्तावना होती है वो उसके उद्देश्य को बयां करती है। वो डिक्लेयर करती है कि ये आगे जो ये पूरा ग्रंथ लिखा जा रहा है, ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, ये किस चीज़ के लिए, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, फॉर व्हाट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए ये बन रहा है, उसकी घोषणा करता है। तो अब जब हम आप प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे तो आपको स्वतः ही पता हो जाएगा कि किस उद्देश्य के लिए प्रस्तावना बनती है किसी भी ग्रंथ की, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस उद्देश्य के लिए बनी है। लेकिन इससे पहले कि हम मूल प्रस्तावना पर आएँ, हम प्रस्तावना के ऐतिहासिक बैकग्राउंड, इसका मतलब ये कि जो संविधान सभा थी उसमें प्रस्तावना का प्रोसेस कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर प्रस्तावना संविधान में शामिल हुई। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक के चौथे दिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक के चौथे दिन एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया, जिसमें कुल 8 बिंदु थे और उसी 8 बिंदु के इर्द गिर्द उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये कि भाई संविधान सभा थी तो सीधी सी बात है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा है। जिस चीज़ के लिए सभा का गठन, जैसे लोकसभा है तो लोक मतलब होता है पब्लिक, और सभा का मतलब उस सभा जिसको पब्लिक ने अपने ऊपर रूल करने के लिए जिस सभा का गठन किया है वो लोकसभा हो गई। ठीक उसी प्रकार से संविधान सभा का मतलब ये कि संविधान बनाने के लिए जिस सभा का गठन किया गया वो संविधान सभा। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, इसका मतलब ये कि संविधान सभा जिस संविधान को बनाने जा रही है उस संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या एम है। तो उस एम को लेकर के 8 सूत्रीय एक प्रस्ताव, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, उसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। और उसके मैं 8 बिंदु आपको एक शॉर्ट नोट में बता देता हूं कि उसमें 8 क्या क्या बिंदु रखे गए थे जिसको लेकर के संविधान बनाना था। तो इसमें जो सबसे पहला था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सेक्युलर रिपब्लिक। मतलब कि भारत को एक स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य की घोषणा करनी थी। भारत को ऐसे राज्य बनाना था जिसका, कैसा राज्य बनना था भारत को, इसमें कह रहा है कि एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन रिपब्लिक, मतलब एक ऐसा गणराज्य जो संप्रभु, जो अन्य बाहरी शक्तियों के दबाव से मुक्त हो, और एंड मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्यूचर। इस पर प्रशासन के लिए, जो भारत के गणराज्य बन रहा है, इस पर प्रशासन के लिए एक संविधान का, एक कानून व्यवस्था का निर्माण करना है जिस पर चल करके हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था, इस जो भारत एक संघ होगा, इंडिया शुड बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे हमने पढ़ा है, आर्टिकल 1 कहता है संविधान का, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसमें दूसरा पॉइंट था कि एक ब्रिटिश राज्य जो था और एक स्वायत्त भूभाग जो थे, और एक जो भारत संघ के जो भाग था, जो अभी था वर्तमान में। 3 प्रकार की बात इसमें कही गई, एक ब्रिटिश राज्य, दूसरा देशी रियासतें, तीसरा स्वतंत्र भूभाग। ये इन तीनों को शामिल करके एक भारत एक गणराज्य बनेगा, एक संघ बनेगा। ये दूसरा उद्देश्य था, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसा कानून बनाना है, ऐसा संविधान का निर्माण करना है ताकि ऐसा बन सके कि जो हमारी देशी रियासतें हैं, जो ब्रिटिश भारत था, और जो हमारे स्वतंत्र भूभाग हैं, ये सारे संतुष्ट भी हों और सभी भारत संघ में शामिल भी हों और आसानी से पूरा प्रशासन किया जा सके।
इस प्रकार के संविधान का निर्माण करना था। और तीसरे की बात करें, और जो तो ये कहा गया कि भाई संघ जो होगा उस संघ में 2 होंगे, 2 इकाइयाँ होंगी, एक संघ होगा, एक राज्य होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संघ को अब सरकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी फंक्शंस के लिए पूरी स्वायत्तता प्रदान की गई होगी, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होंगे, जो उसके गवर्नमेंटल वर्क होंगे, उसके लिए उसको विशेष छूट है, शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उसी प्रकार से राज्यों को भी उनके राज्य क्षेत्र के भीतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कानून बनाने के लिए, सरकार का कार्य चलाने के लिए उनको पूरी छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के संघ का निर्माण इस संविधान के द्वारा किया जाएगा, ऐसा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था ये। चौथा जो था, जो संघ और राज्य जो सारे फंक्शंस जो उसके होंगे, जो पावर्स होगी, वो फाइनली जनता में अंतर्निहित होगी। मतलब ये कि वो जो भी नियम बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था वो बनाएंगे, उनका लास्ट फाइनल उद्देश्य क्या होगा? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मतलब जनता का कल्याण। तो कुल मिलाकर के संविधान में लोक कल्याण निहित है, जनता का कल्याण। पांचवा अगर चर्चा करें इसके संदर्भ में, उन्होंने कहा कि जैसा कि अभी आपको हम बाद में चर्चा करेंगे, संविधान के भाग 3 में जैसा कि मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है, इसमें भी वही कहा गया है। जो पांचवा था उद्देश्य, उसमें कहा गया कि जो भारत का नागरिक होगा उसका जो सर्वांगीण विकास, उस सर्वांगीण विकास के लिए जो भी अधिकार, जो भी स्वतंत्रताएं, जो भी आवश्यक होगा, राज्य मुहैया करवाएगा, केंद्र उनको मुहैया करवाएगा। मतलब जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, तमाम जो अधिकार हैं, जो आपको अभी आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे अधिकार जनता को प्रदान किए जाएं ताकि जनता अपना सर्वांगीण विकास कर सके और एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको हम चरितार्थ कर सकें। जो छठवां था, स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष कानून की व्यवस्था की जाएगी, विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे, क्योंकि वो पिछड़े हैं, वो समाज की मुख्य धारा में नहीं है। तो किस प्रकार से, क्योंकि पूरे भारत एक संपूर्ण संघ है, तो सब लोग बराबर हैं, सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा, सबको समता का अधिकार मिलेगा। तो उस अधिकार को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि सभी को एक समान श्रेणी में लाया जाए। और उस समान श्रेणी में लाने के लिए आवश्यक था कि जो पिछड़े लोग थे उनके लिए विशेष प्रावधान करके उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उसके लिए ये प्रावधान था। सातवें की बात करें कि जो भारत संघ होगा उसका जो प्रमुख कार्य होगा ये होगा कि इस गणतंत्र की जो अखंडता है, भूभाग की अखंडता है, उसको कायम रखे, किसी भी प्रकार से अखंडता अक्षुण्ण हो, क्षुण्ण न होने पाए, वो अक्षुण्ण ही रहे। ये उद्देश्य था सातवां। और आठवां उद्देश्य था कि जिस प्रकार से एक विचारधारा है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र माना जाता है, प्राचीन देश माना जाता है, और इसका वैश्विक स्तर पर प्राचीन इतिहास में देखें तो एक विशेष महत्व था। तो संविधान सभा के निर्माताओं के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी थी, तो उन्होंने ये आठवां उद्देश्य ये भी रखा कि एक ऐसा संविधान हमें बनाना है जिस पर चल करके आने वाले समय में भारत एक बार फिर से विश्व सिरमौर बन सके, अपना जो उसका खोया हुआ स्वाभिमान है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, जो उसकी गरिमा है, वो उसको पुनः प्राप्त कर सके। ऐसा संविधान, उसकी जो डिग्निटी है उसको वो पुनः प्राप्त कर सके इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसा संविधान बनाने की बात कही गई। और साथ ही साथ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, इसको भी बढ़ावा देना इस संविधान का उद्देश्य रखा गया। ये तो उद्देश्य प्रस्ताव था जिस पर चल करके आगे संविधान का निर्माण होना था, और यही उद्देशिका भी थी आगे चल करके उद्देशिका। और अब आपको बताते चलें कि उद्देशिका के लिए संविधान सभा में कुल 3 बैठकें हुई। पहली तो आपने देख लिया 13 दिसंबर को, फिर 3 दिन बाद 16 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई जिसमें डॉक्टर M.R. जयकर ने एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया, और साथ ही साथ उन्होंने इस जो अधिवेशन चल रहा था, जो बैठक चल रही थी प्रस्तावना के संदर्भ में, उसको स्थगित करने की मांग किया। और उनका उद्देश्य ये था कि जो मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही है, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के साथ जो देसी रियासतें हैं वो भी इसमें भाग नहीं ले रहे थे, तो चाह रहे थे सारे लोग मिलकर के इसमें हिस्सा लें, और तब जो है संविधान की प्रस्तावना बनी। लेकिन उसको डिनाई कर दिया गया, उसके लिए बहुत बहस हुई, और फिर जो है काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए, कुछ लोग सदन छोड़ के चले भी गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, और जो उद्देशिका थी संविधान की वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए विशेष महत्व रखती थी।
इसलिए उनका एक ऐतिहासिक भाषण भी इस पर हुआ था। लेकिन जो उनके संशोधन थे, जो उनके प्रस्ताव थे, उसको नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि जैसा मैं चाहता हूँ संविधान और संविधान की प्रस्तावना वैसी होनी चाहिए। ये था वहाँ का मूल दर्शन, जैसा कि हमने जो अध्ययन किया है वहाँ से जो पता चला है, जो भी फिलोसफर्स थे लिखे हैं उसमें। और उसके बाद फिर 17 दिसंबर 1946 को अप्रत्याशित रूप से नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको बुलाया। और जैसा कि आपको पता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। व्यवस्थापिका का अध्यक्ष भी वही होता है। तो अगर राष्ट्रपति घोषणा कर दे तो संसद का सदन स्थगित भी हो जाता है, और राष्ट्रपति घोषणा कर दे तो संसद का सदन बुलाया भी जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने एक अभिभाषण दिया और साथ ही साथ उसी अभिभाषण के साथ इस जो अधिवेशन चल रहा था, जो बैठक चल रही थी उद्देश्य प्रस्ताव के लिए, उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद फिर कोई बैठक नहीं हुई और वही जो चल रहा था उसी के आधार पर संविधान की प्रस्तावना का निर्माण कर दिया गया। अब आइए हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना आप सभी लोगों को वैसे याद ही होगा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को पढ़ करके सुनाने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। पहले हिंदी में जान लीजिए कि संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। इतने जो अभिभाषण हुए इसके बाद जो संविधान की प्रस्तावना बनी उसमें क्या कहा गया। तो जो संविधान की प्रस्तावना बनकर तैयार हुई वो उद्देशिका जिसे कहते हैं, वो प्रस्तावना कम कहिए, उसको उद्देशिका कहिए। जो उद्देश्य था उसका एक लिटिल फॉर्मेट कह सकते हैं उसको आप, छोटा सा प्रारूप। इसमें इस प्रकार से थी प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ पर आपको बताते चलें, आप नोट डाउन करते चलिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। इसको आप नोट डाउन करिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब आगे बढ़ते हैं। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और अगर इसी को इंग्लिश फॉर्मेट में कहें, और एक और बात आप समझ लीजिए कि जैसा कि हमने नेक्स्ट जो पिछला हमारा वीडियो था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें हमने आपको बताया था कि संविधान की प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है भारत में, मतलब उसी फॉर्मेट पर लिखा गया है। इंग्लिश में अगर देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन socialist, secular, democratic republic, and to secure to all the citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब इसमें जो कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ इस्तेमाल की गई हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लें। हम और वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं इस प्रस्तावना को लेकर के, इसीलिए एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है जो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया पहला शब्द है। मतलब इसका कहने का उद्देश्य यही है कि संविधान बनाने का उद्देश्य किसके लिए है? संविधान हम भारत के लोग, भारत के लोगों के लिए। और फाइनली अंतिम जो पावर होगी, मुख्य प्रभुत्व संपन्न जो व्यक्ति होगा वो होगा भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये भारत के लोग अपने लिए, अपने प्रशासन के लिए एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं और वही सुप्रीम भी होंगे।
ये हम भारत के लोग हैं। एक संघ की स्थापना, सशक्त संघ की स्थापना की जा रही है, हम भारत के लोग से। आप इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से आप सोवरेन शब्द से समझिए। सोवरेन का अर्थ होता है कि आप किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं। आपका अपना कानून होगा, आपकी अपनी व्यवस्थाएं होंगी, आपका अपना पूरा सिस्टम होगा और उससे आप संचालित होंगे और उस हिसाब से आप रूल करेंगे, ना कि आप किसी के दबाव में आकर के या किसी के कहने पर अपना राष्ट्र चलाएंगे, या ना आपके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव होगा। ये होता है प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी जो है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1976 में जोड़ा गया, मूल प्रस्तावना का ये भाग नहीं था। ये इंदिरा गांधी की नीति का, उनके मस्तिष्क का एक भाग था। समाजवादी का अगर हम आपको बात करें तो समाज के निचले से निचले स्तर को एक समाज की मुख्य धारा में लाना और एक सशक्त समाज की स्थापना करना समाजवादिता का मुख्य उद्देश्य होता है। पंथ निरपेक्ष की बात ये करें कि भारत में तमाम प्रकार की पूजा पद्धति वाले लोग रहते हैं, सर्वधर्म समभाव का यहाँ पर बात होता है, सभी समागम के रूप में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि संस्कृति हमारी एक होगी, सभ्यता हमारी एक होगी, लेकिन सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से अपने अपने देवताओं को की उपासना करने की, उन तक पहुँचने की पूरी छूट होगी और पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। और भारत राज्य का कोई एक पंथ नहीं होगा कि इसी मार्ग पर चल करके भारत के लोग ईश्वर तक पहुँचेंगे। ये पंथ निरपेक्षता हुई। इसके बाद लोकतंत्र का बात आप समझते ही हैं, जहाँ जनता द्वारा जनता पर शासन होता है वो लोकतंत्र होता है। गणराज्य का मतलब ऐसा लोकतंत्र जिसके लिए एक संविधान हो और जनता का राज्य हो, वो गणराज्य हो गया। इसके बाद अखंडता शब्द आती है। अखंडता का मतलब ये है कि जो भारत, जिसमें जब भारत आज़ाद हुआ, जितना राज्य क्षेत्र था उसके बाद भारत को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है, भारत के राज्य क्षेत्र को गंवाना नहीं है। अब इसके बाद अगर कहें बंधुता का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अब नीचे 3 शब्द हैं, उसको समझ लेते हैं। एक अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्ट करना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। अधिनियमित मतलब किसी चीज़ को लिखना। अधिनियमित मतलब किसी चीज़ को कोडिफाइड कर देना, उसको स्वीकार कर लेना। और आत्मार्पित मतलब स्वतः स्वीकार कर लेना, अपनी आत्मा में उसको बसा लेना। एक संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस लॉज जान लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो कि जो इन रिबेरुबरी का मामला था, उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का मामला 1973 में आया, तो उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बेसिक स्ट्रक्चर थियरी की घोषणा की और उसमें उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना। और उसके बाद फिर मेनका गांधी के केस में, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसे पूरी तरीके से संविधान का भाग मान लिया गया और ये भी घोषणा कर दी गई कि प्रस्तावना में कमी नहीं की जा सकती है, संशोधन करके किसी भी भाग को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर संसद चाहे तो संविधान अगर कुछ और उद्देश्य एडॉप्ट करना चाहती है प्रस्तावना के माध्यम से, तो वो उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ सकती हैं। और उसी में 1976 में आपने देखा कि 3 नई चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो ये था केस लॉज। तो इन 3 केसों को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा, इसको नोट करिएगा कि एक इनरी बेरुबरी का मामला था, बेरुबरीवाद, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि प्रीएम्बल इज द नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का मामला आया तो उसमें जब बेसिक स्ट्रक्चर थियरी की बात की गई तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, declare the preamble as a part of Indian Constitution and also declare it as a basic structure of Indian Constitution। और मेनका गांधी के बाद में ये कहा गया कि किसी भी कीमत पर संसद इसमें कमी नहीं कर सकती है। हाँ, संशोधन करके इसमें कुछ उद्देश्य बढ़ा सकती है, लेकिन जितने उद्देश्य संविधान प्रस्ताव में, मूल संविधान में पास कर दिए गए हैं उसमें कमी नहीं की जा सकती। तो ये थे केस लॉज, इनके बारे में भी आप जरूर ध्यान रखें और अपने मस्तिष्क में भी रखें। धन्यवाद।